क्या इसको इस रूप में भी देखना चाहिए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की खोज शुरू हुई है उसमें एक अपर कास्ट का भी प्रोजेक्ट है। आरएसएस हम सब जानते हैं कि अपर कास्ट डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वही हिंदुत्व पूरा जो है वो अपर कास्ट का एक वर्चस्व कायम करने की एक कोशिश है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक टूल है? देखिए, मैं इसको ये कहूँगा कि ये कुछ चीज़ें एक पैकेज है पूरा, केवल कास्ट की बात नहीं, पूरा पैकेज है। जब आप उस पैकेज के प्रस्थान बिंदु से, पॉइंट ऑफ डिपार्चर से ज्ञान परंपरा की बात करेंगे तो उसमें वो सब चीज़ें आएंगी जो इन पर सबका ध्यान जाता है। आपका भी गया है जेंडर और कास्ट के सवाल पर। ये सही है, इसको मानना ही पड़ेगा अगर आप इसको एनालाइज करें तो। लेकिन जिस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता, मैं उस पर ध्यान डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये कि इसमें आप जो असली कल्प्रेट है कोलोनियलिज्म, उसको एक्जोनरेट कर रहे हैं। दूसरा, आप इसमें वर्नाकुलर की उपेक्षा कर रहे हैं। तीसरा, आप इसमें उस इतिहास दृष्टि को इंटरनलाइज कर रहे हैं जिसने आपको समझाया और आप अभी तक समझे बैठे हैं कि 18वीं सदी में आपका देश अंधकार में डूब चुका था। ये तीनों ही गलत सही की बात नहीं है, ये तीनों ऐतिहासिक दृष्टि से गलत धारणा है। ना तो आप कोलोनियलिज्म को एक्जोनरेट कर सकते हैं, ना आप वर्नाकुलर की उपेक्षा करके किसी ज्ञान की मीमांसा की कल्पना कर सकते हैं, और ना ही ये मानना उचित है कि 18वीं सदी में भारत अंधकार में डूब चुका था। क्या इसमें एक और चीज़ जोड़ी जा सकती है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो आधुनिकता विरोधी भी है? ऑब्वियसली, ये तो है ही भाई, आधुनिकता विरोधी है। मैं उन लोगों में से हूँ, मैंने अपनी किताब में आर्ग्यू भी किया है, देशज आधुनिकता। और देशज से मेरा मतलब इंडिजिनस से नहीं है, वर्नाक्युलर देश भाषाओं में व्यक्त हो रही आधुनिकता। और इसे मैं यूरोपीय या विश्वव्यापी आधुनिकता के विरोध में नहीं रखता। मैं उस आधुनिकता के विरोध में रखता हूँ जो कोलोनियल तौर पर हमारे यहाँ आई, कोलोनियल आधुनिकता, औपनिवेशिक आधुनिकता, जिसने भारत के बारे में बहुत सारी डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और उसका प्रचार किया। लेकिन मुकेश जी, अगर आप ध्यान से देखें तो उस समय भी उन लोगों में भी ब्रिटिश अफसर जो थे, जो उस ज्ञान कांड की रचना कर रहे थे, कॉलोनियल ज्ञान कांड की, उनमें भी कुछ विरोध के स्वर थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। रिजले साहब ने कहा कि कास्ट रेस का एक रूप है, और वो बाद में कमिश्नर बने, कास्ट सेंसस के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी शायद जाके बने, और उनकी धारणाएं बहुत सारे लोगों ने इंटरनलाइज आज तक कर रखी हैं कि साहब जिन्होंने अपनी रेशियल प्योरिटी सुरक्षित रखी वो अपर कास्ट हो गए, जिन्होंने नहीं रख पाए वो लोअर कास्ट हो गए। उन्हीं के समकालीन ब्रिटिश अफसर हैं, क्रोक हैं, इलिंगटन है, क्रोक उत्तर प्रदेश में, इलिंगटन या एरिंगटन क्या नाम है पंजाब में। वो कह रहे हैं भाई साहब, कास्ट का रेस से कोई लेना देना नहीं, कास्ट इज प्योरली ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। क्रोक साहब ने दिखाया कि जुलाहों में न जाने किस किस तरह के सूत्र, वो गोत्र मिलते हैं जो बहुत उच्च जातियों के भी गोत्र हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह की चीज़ें आपने स्वयं इंटरनलाइज कर दी, तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ब्राह्मणवाद, अपर कास्ट पूर्वग्रह, जेंडर, वो सब मैं इसलिए कह रहा हूँ सब एक पैकेज का हिस्सा है। और उस पैकेज को अगर तोड़ना है तो उसको तोड़ने का सही तरीका ये नहीं है कि आप कास्ट और जेंडर पर फोकस करते रह जाएं, उससे नहीं बात बनेगी। आपको फोकस करना होगा कॉलोनियल ज्ञान कांड पर, कॉलोनियलिज्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी, वर्नाकुलर पर ध्यान देना होगा। वर्नाकुलर पर ध्यान देंगे तो कास्ट प्रेजुडिस अपने आप ढहता चला जाएगा, क्योंकि निर्गुण संत ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी नहीं है, और उनकी ज्ञान मीमांसा कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय ज्ञान मीमांसा के निर्माण में उसका बेहद महत्व है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इसी तरह 18वीं सदी का भारत अंधकार नहीं है। इन तीन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, मैं तो देखिए, हम मेरे पर्सनली तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, एक स्कॉलर के तौर पर है जो मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, और नौजवान स्कॉलर्स को प्रेरित कर रहा हूँ। मैं आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एज नाउ, लेकिन जो यंग स्कॉलर्स हैं उनको एनकरेज भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। अगर जिन चीज़ों के प्रति चिंतित होकर के ये बात हम लोग कर रहे हैं, उनका सचमुच काउंटर करने की इच्छा किसी समर्थ संगठन में या सरकार में या किसी कॉरपोरेट हाउस में हो,
तो उसका सही तरीका ये है कि इन 3 सवालों पर फोकस कीजिए आप भारतीय ज्ञान परंपरा के सवाल को। कॉलोनियल रोल इन डिस्टॉर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास दृष्टि को विकृत करने में औपनिवेशिक ज्ञान कांड की भूमिका, 18वीं सदी के भारत की वास्तविकता और देश भाषा स्रोत वर्नाक्युलर, वरना ये घपला इसी तरह चलता रहे। और इसमें एक खतरा जो है वो भी रेखांकित करने की ज़रूरत है कि जब आप ज्ञान परंपरा को इस तरह से देखेंगे तो अज्ञान परंपरा भी बढ़ेगी। स्वाभाविक है भाई, कई बार देखिए जैसे कहते हैं ना कि अर्ध सत्य पूर्ण सत्य से अधिक खतरनाक होता है ना। और भर्तृहरि का एक श्लोक है, मुझे वो याद नहीं है श्लोक का भाव, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो अज्ञानियों से समझाया जा सकता है, जो अल्पज्ञानियों से और आसानी से समझाया जा सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन जो अल्पज्ञानी अपने आप को महाज्ञानी समझता है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, मनुष्य क्या समझाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस पर क्या कहूँ कि साहब वो यहाँ से चुरा ले गए और टेक्नोलॉजी, मैं क्या कहूँ इस पर। भर्तृहरि को याद कर सकता हूँ कि उस भले मानस को तो ब्रह्मा नहीं समझा सकते, मेरी क्या औकात है। जो उनका बड़ा मज़ेदार शब्द है संस्कृत में, ज्ञान लव दुर्विदग्ध, थोड़े से ज्ञान को लेकर के जो अपने आप को भारी, विदग्ध कहते हैं ज्ञानी को, तो दुर्विदग्ध यानी कुज्ञानी, तो जो थोड़े से ज्ञान को लेकर के अपने अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसे ज्ञान लव विदुरग्ध व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, हमारी क्या होगा। और ये जो ज्ञान परंपरा पर चर्चा चल रही है उसमें जो 20वीं और 21वीं सदी का ज्ञान है, मतलब गांधी नेहरू को कहीं उसका जिक्र नहीं कर रहे, वो एक जो परंपरा। अब ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। भारत का ये परम सौभाग्य है, इसे हमें सौभाग्य मानना चाहिए। बावजूद इसके कि कोलोनाइजेशन बुरा अनुभव था, बावजूद इसके कि हमें बहुत सारे इस देश को आक्रमण झेलने पड़े, और जब तथाकथित मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई उसके बाद भी झेलने पड़े। आखिरकार बाबर ने किसी हिंदू राजा को नहीं हराया था, अफगानों को हराया था, और उसके बाद भी उसके पहले खिलजियों के ज़माने में मंगोलों के आक्रमण का खतरा वगैरह सब बना हुआ था। इसका एक आपने कभी ध्यान दिया, इसका एक बड़ा अच्छा नतीजा भी हुआ है। हमारा समाज, मुकेश जी, दुनिया की 3 महान ज्ञान परंपराओं से अवगत हुआ है। एक भारत की अपनी, जिसमें ब्राह्मण अब्राह्मण सबको शामिल करें आप, एक अरब और ईरान की, और तीसरे यूरोप की। और इसी का नतीजा है, फिर मैं कहूँ अपने रोज़मर्रा के अनुभव से देखिए, आप भी गए होंगे, मैं 10वीं बार विदेश गया हूँ, वहाँ पढ़े लिखे लोगों में भी मल्टीलिंगुअलिज्म वैसा नहीं मिलता जैसा हमारे यहाँ गली बाजार में मिल जाता है। वहाँ अगर आप यूरोप में अमेरिका में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेनिश भी बोल लें या समझ लें बहुत अच्छी तरह। यहाँ हालत यह है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी मातृभाषा जो है जानते ही हैं, और अगर आप तमिलनाडु वगैरह से ना हो तो आप हिंदी भी जानते हैं काम चलाओ, क्योंकि तमिलनाडु में रेजिस्टेंस है हिंदी का, बाकी सब जगह उस तरह नहीं है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अंग्रेजी भी जानते हैं। यानी हम सब के सब, हिंदुस्तान में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी लगभग अनिवार्यतः ट्राइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल तो है ही। फिर हमारे पास ये जो पूरी परंपरा है कि हमने गालिब को भी इंटरनलाइज किया है, हमने कालिदास को भी इंटरनलाइज किया है, और हमने शेक्सपियर को भी इंटरनलाइज किया है। तो अगर आप सच मायने में देखें तो भारत इसलिए विश्वगुरु बना है कि इसको विश्व शिष्य बनने में कभी संकोच नहीं रहा। आप अगर ये समझें कि आप केवल सिखा ही सकते हैं तो आप सीख कुछ नहीं सकते। आप किसी भी बड़े स्कॉलर से मिलिए या किसी भी पढ़ाई लिखाई वाले व्यक्ति से, आपने ध्यान दिया होगा कि आत्म परिचय में लोग अपने आप को स्टूडेंट या स्कॉलर ही कहते हैं। स्कॉलर का अर्थ होता है अध्येता। आई एम अ हम्बल स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, आई एम अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी। मैंने किसी सीरियस स्कॉलर को अपने आप को गुरु कहते नहीं सुना। दूसरे भले ही कहें वो अलग बात है, दूसरे चरण छुएं कि अरे आचार्य हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो खुद नहीं कहते ये सब, क्योंकि वो सतत रूप से स्टूडेंट हैं, इसीलिए गुरु। ये प्रश्न मैंने इसलिए भी उठाया कि आपकी किताब जो आई थी मजबूती का नाम महात्मा गांधी, इसको मैंने पढ़ा, पूरा तो नहीं पढ़ पाया चूँकि, लेकिन
ये ज्ञान परंपरा जो गांधी ऐड करते हैं और उसका नवीकरण भी करते हैं, क्योंकि वो भी आधुनिक ज्ञान से लैस होकर आए थे और पारंपरिक जो हमारा ज्ञान है उसको भी उन्होंने पढ़ा, समझा, बूझा और इस्तेमाल किया। इसके बारे में आखिरी टिप्पणी में चाहता हूँ। देखिए, अब गांधी की जहाँ तक आप बात करें तो इसी किताब में एक प्रसंग है जहाँ वो ईसाई पादरियों से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में बड़ा नाटकीय ढंग से वो पादरी समझ जाते हैं थोड़ी देर बात करके कि गांधी जी को धर्ममाला प्रस्तुत करने का शौक़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल सहज बोध के आधार पर बात कर रहे हैं, वो ईसाई थियोलॉजी और हिस्ट्री के अच्छे खासे जानकार हैं। ये पादरियों के सामने बातचीत में स्पष्ट हो जाता है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी की से बात करेंगे आप तो जाहिर हो जाता है। तो वो सवाल पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि आखिरकार आपकी अथॉरिटी, वेयर योर अथॉरिटी लाइज, आपकी अथॉरिटी कहाँ निवास करती है। तो गांधी जी नाटकीय ढंग से सीने पर हाथ रखते हैं, माई अथॉरिटी लाइज हियर, और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि मैं गीता भी पढ़ता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, जनदविस्ता भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म शास्त्र वचन को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक वो मेरे विवेक की कसौटी पर खरी ना उतरे। तो मेरा विवेक मेरी अथॉरिटी है, वो उस कसौटी है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, अंधानुकरण नहीं करेंगे। अच्छा, विवेक जो है आपका, ये ध्यान रखिए कि आपका विवेक केवल आपकी वंश परंपरा से नहीं बनता। अगर आप बढ़िया घर में पैदा हुए हैं या अमेरिका में किसी स्थानीय घर में पैदा हुए हैं या कहीं पैदा हुए हैं, तो आपका जो विवेक है ना, वो केवल आपकी उस सीमित परंपरा से नहीं बनता है, वो मानव मात्र के ज्ञान की परंपरा से बनता है, तभी आपका विवेक विकसित होता है। तो गांधी जब विवेक शब्द कह रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वो एक बात कहते हैं कि लेकिन एक चीज़ है जो विवेक के परे है और जिस पर हो सकता है कि मुझे कोई गलत साबित कर दे मुझसे तेज बुद्धि का आदमी, और वो है ईश्वर। मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, वो तर्क से सिद्ध हो पाए ना हो पाए, और अगर मुझसे ज़्यादा समझदार आदमी कोई साबित कर दे कि ईश्वर नहीं होता, तब भी मैं तो यही कहूँगा, नो वी आर सेवन। अब ये जो संदर्भ है ना सर, ये वर्ड्सवर्थ की एक कविता से है। वर्ड्सवर्थ की एक कविता है, वो कविता का वाचक गांव में जाता है, एक छोटी सी बच्ची को देखता है, तो उससे पूछता है भाई कितने भाई बहन हो तुम? तो बताती है 7 हैं। अच्छा 7, बाकी कहाँ हैं? तो कहती है वो एक उधर गया, एक उधर गया है, 2 इधर गया है, और 2 देखो वो चर्च वहाँ सो रहे हैं चर्च में, तो कब्रें बनी हुई हैं। कहता नहीं वो तो मर गए। नहीं मर क्या गए हैं, वो हैं, मैं तो रोज़ उनके पास जाकर बैठती हूँ, वहीं बैठ के अपने मोजे बुनती हूँ, रुमाल पे कसीदा काटती हूँ, कई बार उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ। तो लंबी कविता है और कविता का अंत होता है कि कवि कहता है कि मैं इस बात को समझ गया कि इस बच्ची पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं कितना भी इससे कह लूँ कि दे आर डेड, देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, इसका जवाब ये होगा, ने वी आर सेवन। अब ये संदर्भ गांधी जी दे रहे हैं, तो वर्ड्सवर्थ को पढ़ रखा है, इतना पढ़ रखा है कि सहज रूप से उनके दिमाग में ये कौंधता है कि टू एनी पर्सन हायर विद हायर इंटेलिजेंस एंड माइंड proving the non-existence of God, my response would be, nay, we are seven. तो गांधी जी की भारतीयता, गांधी जी का हिंदूपन अपनी संकीर्णता और अपने अज्ञान को छुपाने का बहाना नहीं था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्होंने सुकरात के मुकदमे का जो विवरण है, एपोलॉजी जिसको कहते हैं, उसका गुजराती में अनुवाद किया था, एक सत्यवीरनी कथा, खुद किया था अनुवाद। तो इसलिए आप अपने अज्ञान पर गर्व करें, आपका स्वागत है, गांधी जी को बीच में मत लाइए। आप करना चाहते हैं कीजिए, नो प्रॉब्लम। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.